हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित ये जो मॉक टेस्ट है वो 30वां रहने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एचपी जीके साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर और इंडियन जीके के बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, शानदार मॉक टेस्ट रहने वाला है। तो अपने आप को एनालाइज करिए और बेहतर स्कोर करिए। और दोस्तों, यह मॉक टेस्ट जो है 30वां रहने वाला है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बीच वन ऑफ फॉलोइंग रिवर्स। नासिक शहर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों, जो नासिक शहर है ये अवस्थित है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये नदी बहती है दोस्तों महाराष्ट्र में, और नासिक शहर जो है वो है महाराष्ट्र में। और बात करें गोदावरी नदी की तो दोस्तों ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गाँव की पहाड़ियों से। और दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर से निकलती है। बीच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में सही नहीं है। तो दोस्तों आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो इंग्लिश को ही देनी है, एग्जाम के वक्त भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर पूछा है बीच वन ऑफ एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनमें आपको बताना है कौन सा ऊर्जा का पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो फ्यूल सेल है, ईंधन सेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स नहीं है। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो हैं यह रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में भारतीय संघीय रूपरेखा डैश डैश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संघीय रूपरेखा है ये ली गई है कनाडा से, कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आयरलैंड है इससे नीति निर्देशक के सिद्धांत जो हैं वो लिए गए हैं। और राज्यसभा के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है ये भी आयरलैंड से ही ली गई है। अगला प्रश्न है, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों जो नीति आयोग है जो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करें भारत में नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी? अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, बीच ऑफ फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत लिव्ड जजिया ऑन ब्राह्मण्स आल्सो। निम्न में से दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था? तो दोस्तों जजिया जो था यह गैर मुस्लिम कर था, यानी कि हिंदुओं पर यह कर लगाया जाता था, धार्मिक कर था यह एक। और जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक, उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर जो था वो वसूला था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और वैसे जो मुस्लिम था भारत में जिसने जजिया इम्प्लीमेंट किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, ध्रुपद धमार स्टाइल ऑफ सिंगिंग वाज स्टार्टेड बाय। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी। तो दोस्तों जो ध्रुपद धमार गायन शैली है ये शुरू करी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो जो है इसे तुतुआ हिंद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो अमीर खुसरो है इसको जो सितार है उसका जनक भी कहा जाता है। और बात करें मीर खुसरो की तो दोस्तों इसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था और इसने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का शासनकाल देखा है। दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध थे यह अमीर खुसरो। और दोस्तों जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार में थे और इनका जो नाम था वो था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रीजन ऑफ। किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र जो दिल्ली मुगल सल्तनत थी उसका तमिल क्षेत्र तक विस्तार हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था औरंगजेब के समय। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, औरंगजेब के समय। और दोस्तों औरंगजेब के इस दक्षिण को जीतने की ही लालसा में उसने अपनी जो मुगल सत्ता है वो गुबा दी, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दी इसी के लालच में। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि जो
जो नेपोलियन था दोस्तों, उसको स्पेन के फोड़े ने बर्बाद कर दिया, और जो औरंगजेब है इसको दक्कन के फोड़े ने बर्बाद कर दिया, और वो इतिहासकार थे जद्दूनाथ सरकार। दोस्तों, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट सीरीज़ लेके आया है, जिसमें आप बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, और आप एग्ज़ाम से पहले अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। और दोस्तों, आप तो थोड़े ही दिन बचे हैं, 20 मार्च को शायद आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो दिन का एक एक मॉक लगाइए और कहां पर आप गलती कर रहे हैं उस सेक्शन को मजबूत करिए। तो दोस्तों, अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करेंगे तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग एड्रेस टू द। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से लिखित में अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकते हैं? तो दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन द सेकंड ओल्डेस्ट इन इंडिया। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय भारत का द्वितीय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, वैसे तो दोस्तों जो 3 हाई कोर्ट थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जो है ये 1861 में बनाए गए थे, लेकिन इनकी डेट में चेंजेस है। सबसे पहले 2 जुलाई को कलकत्ता बना था, उसके बाद 14 अगस्त को दोस्तों बॉम्बे बना था, और 15 अगस्त 1861 को मद्रास बना था। तो यहाँ पर पूछा है सेकंड ओल्डेस्ट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। और बात करें भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की, तो वह कलकत्ता में बनाया गया था, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया हुआ है? तो ये है अनुच्छेद 370, जो कि अब धारा 370 समाप्त कर दी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6 अगस्त 2019 को यह समाप्त कर दी, इसकी घोषणा कर दी गई थी। अगला मुख्य प्रश्न है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आर। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों, जो विटामिन ए होता है इसका जो समृद्ध स्रोत है इन ऑप्शन में से वो है पंपकिन एंड कैरेट्स, यानी कि कद्दू और गाजर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। मनुष्य की पाचन प्रणाली में पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत हो जाती है दोस्तों हमारे मुंह गुहा में ही, यानी कि मुंह से ही शुरू हो जाती है, वोकल कैविटी से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मुख गुहा में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एडिबल बर्ड फाउंड इन नेचर। निम्न में से कौन सी प्रकृति में प्राप्त सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका है? तो दोस्तों, जो प्रकृति में प्राप्त सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका है, वर्ड है, वो है कैबेज, यानी कि बंद गोभी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बंद गोभी। अगला प्रश्न है रीजनिंग से दोस्तों, इफ़ कैट इज इक्वल टू 12 देन मैन इज इक्वल टू। तो आपने बताना है यदि कैट को 12 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, कैट जो है आप देख सकते हैं सी का जो सी जो है वो 3rd नंबर पर आता है, ए जो है वो 1 और टी जो आता है 20 पर आता है। इन सभी को जोड़ के हो गया 24 और इसका हाफ कर देंगे हम तो आ जाएगा 12। इस तरह मैन जो है दोस्तों 13वें पोजीशन पर आता है, और ए जो है वो 1 तो हो गया 14, और एन 14 पे आता है 28 और इसका हाफ हो गया 14। तो इसका ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर मैन के आगे 14 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन। दोस्तों, एक महिला ने एक पुरुष की उसकी माता के भाई के बेटे के तौर पर पहचान करवाई। वे पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, वे पुरुष उस महिला से संबंधित है कजिन के रूप में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कजिन। अगला मुख्य प्रश्न है, बीच ऑफ फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। आपको बताना है दोस्तों, ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो धौलाधार श्रेणी में अवस्थित नहीं है? दोस्तों, जालसू, इंद्रहार और रूपिन दर्रा जो है ये धौलाधार श्रेणी में है, लेकिन जो कुंजम दर्रा है ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कुंजम दर्रा। ये आता है दोस्तों आपके स्पीति में पड़ता है।
अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो गिरी नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यह सिरमौर जिले में बहती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों बाकी तीर्थन और चक्की जो है ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी क्या है। तो दोस्तों बड़ा सिगड़ी जो है वो है एक ग्लेशियर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ग्लेशियर है दोस्तों लाहौल स्पीति ज़िले में और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर है। इससे जो चंद्रभागा नदी है उसकी चंद्रा जो सहायक नदी है उसको पानी मिलता है। अगला प्रश्न है एचपी बिकेम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में मुख्य आयुक्त प्रांत बना। तो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत जो बना था दोस्तों वो बना था 1948 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मुख्य आयुक्त प्रांत बन गया था 1948 में और 1951 तक रहा। उसके बाद इसे पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया और 1956 में दोस्तों पार्ट सी स्टेट का दर्जा छीन लिया गया इससे और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन रिलेटेड विद रिवर ब्यास। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बिनबा, गज और बनेर ये सभी ब्यास नदी से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी ही सहायक नदियों पर बनी हुई हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी परियोजनाएं ब्यास नदी से जुड़ी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला मुख्य प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये कंप्यूटर से है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों जो कैचे मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम जो है वो सबसे छोटा होता है, शॉर्ट होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कैचे मेमोरी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बाइनरी नंबर। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है। तो दोस्तों जो बाइनरी नंबर है उसमें 1 और 0 आती है तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर रियल इंटीजर यानी कि वास्तविक पूर्णांक। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रियल इंटीजर। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बताना है जनरली कौन कौन से टाइप में उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला मुख्य प्रश्न है, अगले प्रश्न दोस्तों इंग्लिश सेक्शन से हैं। तो दोस्तों ये जो पहले 2 प्रश्न है इनमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो पहला प्रश्न है आपको ओकेजन की सही स्पेलिंग बतानी है। ओकेजन किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों ओकेजन लिखा जाता है OCCASION। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ओकेजन का अर्थ होता है दोस्तों अवसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें आपको यूटिलाइज की सही स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों जो यूटिलाइज की सही स्पेलिंग होती है वो होती है UTILIZE। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूटिलाइज। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है इनमें आपको करेक्ट वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपने चूज़ करना है। इनमें कौन से किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न है सेंड इन डैश डैश इज बेटिंग। तो आपने बताना है यहाँ पर हु एवर, होम एवर, डैट या फिर बिच का प्रयोग आएगा। दोस्तों यहाँ पर सेंड इन हु एवर इज बेटिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु शुड डैश डैश कुकड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट इज़ स्टिल क्वाइट टफ। तो दोस्तों यहाँ पर यू शुड हैव कुकड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट इज़ स्टिल क्वाइट टफ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है हिज फैंसी डैश डैश आर्ट ट्रीजर में प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो दोस्तों हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रीजर में प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रीजर में प्रूव टू एक्सपेंसिव। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमेच्योर। तो आपने एमेच्योर वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों एमेच्योर वर्ड का एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रोफेशनल।
अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द इडियम टू मेक मील ऑफ इज़। तो आपने बताना है जो इडियम है टू मेक मील ऑफ, इसका सही इडियम बताना है, मीनिंग बताना है। तो दोस्तों जो इडियम है टू मेक मील ऑफ, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा टू कंज्यूम। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, टू कंज्यूम इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका 30 में से कितना स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।